चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए कल के लेक्चर का वाइंड अप हमने इस स्टेज पे किया था कि हमने पहले तो आपको दो एक्टिविटीज बहुत खूबसूरती से सभी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ समझाई और उसके साथ साथ हमने आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो यूज होने थे, बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी लेवल और उसके सारे इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई चीजें, आज हम उसके इंटरप्रेटिव सेक्शन की ओर जाने वाले हैं। यानी कि आज हम उस कंसेप्ट से जुड़े फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक्वेजेस आपके सामने रखेंगे कि भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से जुड़ी हुई क्या सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस बनती हैं, किस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए, समस्याएं कहाँ खड़ी हैं और भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये परिस्थिति अलग अलग राज्यों के तहत बदलती भी है। आज के लेक्चर में हम इसे इस तरह से उठाएंगे। इसके अगले लेक्चर के तहत हम इससे रिलेटेड कंटेम्प्रेरी डाटा प्रेजेंट करके, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की लेटेस्ट रिपोर्ट्स को कोट करके, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स को कोट करके और खूबसूरत पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आप और भी बेहतरीन मायने समझ सकें। अब जो हम आगे बढ़ेंगे उसके तहत इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के तहत ये बैकवर्डनेस और पॉवर्टी के क्या मीनिंग है जो हमने पिछले लेक्चर के अंत में छोड़े थे, आज कंटिन्यू करने के लिए उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसके तहत ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कंसेप्ट को फोकस रखते हुए हम सारा कंसेप्ट एक्सटेंड कर जाएंगे और एंडिंग होगी डिपेंडेंसी रेशियो, डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ी बात पर, जिसका विस्तार अगले लेक्चर के माध्यम से हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी से जुड़े मायने IMR और MMR से जुड़े हुए। देखिए बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी किस तरह से इंडिकेटर हैं इस बात के, जब IMR और MMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई हो तो हम कंक्लूड करते हैं कि एक बैकवर्डनेस की स्टेट है, एक पॉवर्टी है। उसके रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। 1 बरस के भीतर जो लाइव बर्थ हुए थे चाइल्ड के, उनमें से 1 बरस के भीतर संतान खत्म हो जाती है, बच्चे खत्म हो जाते हैं। इसके पॉसिबल रीज़न्स क्या रहते होंगे? इसका सबसे पहला पॉसिबल रीज़न रहता होगा लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें ये समझना है कि इस लैक ऑफ न्यूट्रिशन के पॉसिबल रीज़न क्या रहते होंगे। लैक ऑफ न्यूट्रिशन का पहला इम्पॉर्टेंट पॉसिबल रीज़न गरीबी होती है, यानी कि उनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो न्यूट्रिशन को फैच कर पाएँ, न्यूट्रिशन अवेल कर पाएँ अपनी संतान को, उनकी वो कैपेसिटी ही नहीं है। तो पॉवर्टी एक मेन कारण है इसका। दूसरा रीज़न क्या चलता होगा? दूसरा रीज़न होता होगा लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती होगी, जिसकी वजह से होता ये होगा कि वो जो संतान है उसकी वैक्सीनेशंस कंप्लीट ना होती हों और वैक्सीनेशंस ना कंप्लीट हो पाने की वजह से बीमारियों में ग्रस्त हो जाना। तो ये जो लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे लैक ऑफ वैक्सीनेशन की परिस्थिति जन्म लेती है और ये लैक ऑफ वैक्सीनेशन आपको डिजीज़ की ओर लेकर के आती है और ये डिजीज़ एक कारण बन जाती है आपकी मृत्यु का। ओके, आप भविष्य में भी प्रोन होंगे बीमारियों के लिए और उस उम्र में भी मर सकते हैं क्योंकि आप वैक्सीनेट नहीं हुए। वैक्सीनेशन का एक कारण तो ये पाया जाता है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही कमी है, ये ओवरऑल कमी है। दूसरा, मैं इसे जब गरीबी से जोड़ता हूँ तो गरीबी से जोड़ के जब मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसका कहने का मतलब ये है पब्लिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यानी कि जो सरकारी स्तर पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स या फिर सिविल हॉस्पिटल्स, इनकी कमी है, बहुत भारी कमी है। इसके स्तर पर होता यह है कि वैक्सीनेशन की कमी है और बीमारियां हैं। फिर दूसरी तरफ ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक लेवल पे जब कमज़ोर है तो वैक्सीनेशन अगर है भी तो भी जब आपको बीमारियां हो रही हैं तो आप प्रॉपर अटेंड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपको जो प्राइमरी लेवल पर अटेंडेंस मिलनी चाहिए हेल्थ की वो नहीं मिल पा रही है।
जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ है, क्राउड बहुत है, अटेंडेंस वहाँ पर, केयर वहाँ पर भी प्रॉपर नहीं है। इस वजह से भी मृत्यु ज़्यादा बढ़ जाती है, लैक ऑफ केयर की वजह से, लैक ऑफ मेडिकल केयर। तो ये एक कारण है। और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा है भारत में। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट फील्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तकरीबन हर राज्य में आप देखेंगे, मैं पंजाब में हूँ तो चलिए मैं पंजाब का उदाहरण ले लेता हूँ। और इससे सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि क्योंकि ये लोग गरीब थे, पॉवर्टी थी, इसकी वजह से तेज़ी से बढ़ते इस प्राइवेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन लोगों को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के घेरे से बाहर कर दिया है। तो ये लोग अब वो प्राइवेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से इलाज नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये गरीब हैं। बट सोसाइटी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंटेलेक्चुअल सेगमेंट खड़ा हो। इंटेलेक्चुअल सेगमेंट एक हेल्दी प्रेशर ग्रुप का काम करता है जो गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। इंटेलेक्चुअल सेगमेंट सिविल सोसाइटी के रूप में, जर्नलिज्म के रूप में या किसी भी तरह से एनजीओज़ के रूप में उभरता है, सरकारों पर दबाव बनाने का काम करता है। और वो दबाव ही है जो सरकार को मजबूर करता है कि पब्लिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आया जाए। लेकिन जब बड़ी तेज़ी से प्राइवेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा हो, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स खुल रहे हों, तो जो समाज का संपन्न वर्ग है यानी कि जो प्रॉस्पेरस वर्ग है, उसको अच्छा खासा ट्रीटमेंट वहाँ से मिल रहा होता है। उसके पास कमी नहीं होती कोई ट्रीटमेंट लेने की क्योंकि आउटलेट्स हैं, उसके पास पेइंग कैपेसिटी भी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना भी नहीं चाहता है, शायद वहाँ की सैनिटेशन कंडीशंस बेहतर ना हो, या फिर वहाँ पर वो ट्रीटमेंट वीआईपी ना मिलता हो, या जल्दी अटेंडेंस ना होती हो, लाइनें लगानी चाहते हो। इस वजह से ही अपने आप को पूरी तरह से तोड़ लेते हैं उस पब्लिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, इनका सरोकार नहीं रह जाता। और ऐसे में जो लोग वो पब्लिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को होल्ड कर रहे हैं, जो वहाँ पर ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी ये समझ आता है कि हमारे पास जो अधिकतर जनता आती है वो गरीब और अशिक्षित है, उनके पास कोई वॉइस नहीं है जो उनके कंसर्न्स को रेज़ करेगी। क्योंकि जो शिक्षित वर्ग है वो तो बड़े पैमाने पर अपनी पेइंग कैपेसिटी के दम पर एक प्राइवेट मेडिकल सेक्टर से अपनी सेवाएं ले ही रहा है। और दूसरी तरफ क्योंकि वो उधर से सेवाएं लेके सेटिस्फाइड है, उसने ये लिखना भी छोड़ा है, ये कहना और बोलना भी छोड़ दिया, जो कि एक इंटेलेक्चुअल सेगमेंट की जिम्मेदारी होती है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में कि वो प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले करे। तो प्रेशर ग्रुप्स वीक पड़ गए हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि वो हमारे हॉस्पिटल्स में आते भी नहीं हैं, तो यहाँ की परिस्थितियों पर वो किसी तरह के कोई ग्रीवेंसेस सबमिट भी नहीं करते हैं। और इसी वजह से आवाज़ ऊपर के गलियारों पे जाती नहीं है, सुधार की आवश्यकता कोई बनती नहीं है, जो है लूट के खा लिया जाए। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल की फील्ड में कम है, जो है वो बदतर परिस्थितियों में है, उसमें करप्शन बड़े स्तर पर है। इस कारण से गरीबों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर पंचायतों को बेहतर कार्य करना चाहिए, म्यूनसिपल काउंसिल्स को या कॉरपोरेशंस को बहुत बेहतरी तरीके से काम करना चाहिए। आपका संबंध गांव में पंचायतों से, ग्राम सभा के वाया, और शहरों में काउंसिलर्स के साथ बहुत मजबूत बनाएं। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो समाज में आपकी आवाज़ उठाएं वो मजबूत होने चाहिए। आपका सरोकार इन मुद्दों से होना चाहिए ताकि इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर एक दबाव बने तो ये बेहतर कार्य करें, पहला। दूसरा, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मांग अधिक उठे तो ये ज़्यादा तादाद में आएँ। यही कारण होगा कि एक डायरेक्ट इंटरवेंशन के वाया गरीबी नाम के फैक्टर को और उससे उत्पन्न हुए सभी हैंडीकैप्स को गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाए और इन लोगों को एक प्रॉपर अटेंडेंस मिले। तो लैक ऑफ वैक्सीनेशंस और डिजीज़ ये समस्या कारण बनते हैं कि वह संतान जो है मृत्यु को प्राप्त होती है। इसका एक और कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन होने का। एक बहुत बड़ा कारण यह है उस समाज में एक अच्छे खासे स्तर पर इलिटरेसी का एग्जिस्ट करना। देखिए, जब इलिटरेसी एग्जिस्ट करती है तो लैक ऑफ अवेयरनेस आता है, और ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है ये बहुत सारी चीज़ों का रीज़न है। पहला कारण ये है कि बच्चे को किस तरह के पोषण की आवश्यकता है ये हमारी जानकारी के बाहर होता है। दूसरा कारण ये है कि इसी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम वो वैक्सीनेशन या वो इलाज भी उसे मुहैया नहीं करवा पा रहे होते हैं जो शायद उपलब्ध भी हो। तीसरा कारण यह है कि बहुत सी सरकारी योजनाएं चल रही होती हैं जिनके बारे में शायद हमें पता तक नहीं होता। फिर ऐसे में
इन ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में बहुत से एजेंट जन्म ले जाते हैं जो हमें इन सेवाओं को देने का वादा करते हैं, जिसके नाम पर वो हमसे कमीशन लेते हैं और फ्री में मिलने वाली सेवाएं ही हमें उपलब्ध कराते हैं, जबकि उसके लिए भी हमें पैसा देना पड़ जाता है उन्हें। कई बार वो सेवाएं हमसे वादा करके भी हमें नहीं दिलवाते हैं। तो ये लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, दैट लैक ऑफ लिटरेसी इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। समय के साथ साथ जो जनसंख्या है 2027 में भारत में रिप्लेस हो जाएगी। वो जो एक सांस्कृतिक ज्ञान हुआ करता था भारत में आपके बड़े बुज़ुर्गों को, वो लैक हो रहा है। आपको ये नज़र आता होगा, आज आप विवाहों में जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि किसी भी तरह के लोकगीत या लोक नृत्य की बारी जब अब आएगी तो आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप ये कर पाएँ। आप एक बहुत ही बुज़ुर्ग आंटी को ढूंढ रहे होंगे कि उन आंटी को कोड़ियाँ आती हैं, उन आंटी को सुहाग गाने आते हैं, उन्हें बुलाया जाए, उन्हें पता है क्या क्या प्रथाएं और रिवाज हैं। मैं ये मानता हूँ कि 2027 तक वो आंटी भी चली ही जाने वाली हैं। ऐसे में जो आगे की पीढ़ियाँ थीं, ड्यू टू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ड्यू टू प्रेशर ऑफ द करियर एंड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एट द एंड ऑफ द फैमिलीज़, वो जो एक सांस्कृतिक ज्ञान था वो आगे की पीढ़ियों में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। यही कारण है कि आज आप एजुकेटेड भी हों या लिटरेट भी हों तो भी आप हर तरह की छोटी से बड़ी चीज़ के लिए, अगर तो पढ़े लिखे हैं तो गूगल पर जाएंगे और ये सर्च करेंगे कि भाई न्यूट्रिशन के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं। वहाँ पर जो वो कंटेंट है पहले अमूमन ही परिवारों में पता होता था, सबको पता होता था किन दिनों में, किन मौसमों में, किन महीनों में पहले से क्या बना करके रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज भी संतान उत्पन्न होने के बाद पारंपरिक तरीके से बनाए गए कुछ न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स आज भी घरेलू स्तर पर होते हैं, जिन्हें पीढ़ियों से चलाए जाने के लिए परंपरा में बांध भी दिया गया था कि यदि संतान जन्म लेगी तो उसकी जो माता हैं, उसका जो पिता परिवार है उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या बना करके लाना है उन्हें, और ससुराल परिवार को क्या बना करके देना है। ये सब क्योंकि संबंधों की परंपराओं में बांधा गया, क्योंकि हमारा एक प्राचीन समाज था, वो ये समझता था कि पोषण कितना आवश्यक है और इसलिए पोषण निरंतर चलता रहे, क्योंकि सरकारी नीतियों के वाया थोपा तो जा नहीं सकता था, क्योंकि सरकारें उस समय में उस तरह की नहीं थी। इसलिए समाज ने उसे परंपराओं की परिधि में बांधा और उसे निरंतर चलाया, लेकिन वो ज्ञान आगे की पीढ़ियों में नहीं बन पाया। आज की डेट में अगर मैं आपको सीधी भाषा में कहूँ, जैसा पंजाबी में एक शब्द है कि सोंड बनाउणियाँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बनाइए तो बहुत से लड़के या लड़कियाँ शायद ये ना बता पाएँ कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। शायद आज भी उनके अप्रोच में इतने के सीनियर लोग हों जिनसे बात करके वो बना भी लें, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा ये हमें विचार करना है। तो वो बात ठीक है कि लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और क्योंकि जानकारी की कमी है इसकी वजह से, लिटरेसी की कमी इस वजह से पोषण के भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वो जो एक पारंपरिक ज्ञान हुआ करता था वो भी तेज़ी से वैनिश होता चला जा रहा है। यही कारण है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आई बात समझ में? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और भी बहुत से कारण हैं जो इसी के साथ जोड़ लिए जाएंगे। गरीबी एक मुख्य कारण है, पॉवर्टी। इसी से जुड़ा हुआ कारण हंगर है। हंगर तब होता है जब देश में कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स वीक पड़ जाते हैं, जब गवर्नमेंट के एंटर पर इंटरवेंशंस पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होती, सेटिस्फाइड लेवल तक नहीं होती। यानी कि सरकार के द्वारा जो इंटरवेंशन डायरेक्ट करके आपकी भूख मिटानी चाहिए, गरीबी नहीं दूर हो पा रही, वो एक अलग बात है। लेकिन हंगर ख़त्म करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी भी राष्ट्र की होती है। यदि सरकारें इसमें चूक रही हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं। एक तकनीकी कारण ये हो सकता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है अनाज को प्रोक्योर करना और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उस प्रोक्योर्ड अनाज को लिफ्ट करके लोगों तक बांटना। हो सकता है केंद्र और राज्य के बीच में कोई समस्या चल रही हो, या हो सकता है कि राज्य के पास इतनी भी कैपेबिलिटी इकोनॉमिक नहीं है कि वो केंद्र के द्वारा प्रिकॉर्ड मटेरियल को एटलीस्ट लिफ्ट करा करके लोगों तक बांट दे, क्योंकि इसके लिए भी खर्चा आएगा। ऐसे में हो सकता है जो बेनिफिशियरी हैं उन तक सामान नहीं पहुंच रहा हो। इसे ही दूर करने के लिए समय के साथ साथ आज डीबीटी जैसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं। सरकारों की अब ये कोशिश है कि समय बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसे भी आए कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यूज़ होता है, एफसीआई के गोदामों में बड़े स्तर पर अनाज स्टोर करना पड़ता है जो कि ख़राब होता है। स्टोरेज की बहुत भयंकर खर्चे आते हैं।
रेलगाड़ियों से उन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने का बहुत खर्चा आता है। अमूमन केंद्र राज्य के संबंधों में एक तनातनी बनी रहती है, जिसकी वजह से सही समय पर न प्रोक्योरमेंट हो पाती है और ना ही वो माल लिफ्ट होकर लोगों के दरवाजे तक पहुंचता है। इसका एक बड़ा तरीका ये बनता है, जो कि अमेरिका और दूसरे देशों ने बहुत समय पहले अपना लिया था, जिसे हम टारगेटेड पीडीएस सिस्टम के तौर पर भी जानते हैं। और उस टारगेटेड पीडीएस सिस्टम भारत ने भी अपनाया है, 1998 के समय से वो चल रहा है, लेकिन उसमें फूड कूपन इशू करने के तरीके, आपको फूड कूपन्स इशू कर दिए जाएंगे, यानी कि आपके घर में, आपके अकाउंट में वो कूपन रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। जैसे आज आप अमेज़ॉन से कुछ खरीदते हैं या कहीं से भी, तो आप कूपन यूज़ करते हैं, ऐसा ही कूपन आपके पास कार्ड है, आप येलो कार्ड धारक हैं, आपके पास मंथली वो कूपन आ जाया करेगा। अगर टेक्स्ट मैसेज में आएगा तो टेक्स्ट मोबाइल के वाया यूज़ करिए, और अगर स्मार्ट मोबाइल है तो उसके वाया मैसेज या मेल में आ जाएगा। आप उस शॉप में जाएं, उस कूपन को यूज़ करें और वो कूपन को वो शॉप वाला पर्सन फर्दर डिपॉजिट कर दे। वो भी ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगी, उसके खाते में पैसे आ जाएंगे, आप वहाँ से अनाज उठा लेंगे। समय के साथ ये चीज़ें लागू हों ताकि फूड सिक्योरिटी को और बेटर बनाया जा सके। मैं आपको बताऊं कि सरकारें इंटरवेंशंस ऐसे करती हैं। आपको मैं एक केस स्टडी देता हूं। अभी लॉकडाउन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ। इस बार की जो तीसरी वेव आई, इसमें ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। लंबे समय से वहाँ पर रेस्टोरेंट्स को बंद रखना पड़ा। वहाँ की सरकार ने जिम्मेदारी ली कि जो परमानेंट स्टाफ्स हैं उनको हम फोर्टनाइटली एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अब होटल इंडस्ट्री का क्या? आपने स्टाफ को तो पैसा दिया, मालिक का क्या? और बिज़नेस चलेगा तो आगे नौकरियां भी बच पाएंगी, नौकरियां बच पाएंगी तो अर्थव्यवस्था चलेगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने, मैं आपको एडिलेड की ही केस स्टडी बताता हूँ, उन्होंने लोगों को 30 से $40 के कूपन इशू किए, और वो कूपन स्पेसिफिक थे रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले। आप वो कूपन यूज़ करेंगे और रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खाएंगे। अमूमन $30 से $40 में एक मील आ जाती है। इस तरह से सबके हाथ में जब वो कूपन आएगा, लोग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो कूपन के साथ कुछ और भी खर्चा करेंगे। इस तरह से रेस्टोरेंट्स में फुटफॉल बढ़ेगा और धीरे धीरे काम चल पड़ेगा। ठीक इसी तरह से आप बहुत से स्तर पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग, जिसको ही मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जनधन योजना चला के आपको खाते खुलवाए, आपके आधार कार्ड को सीड किया आपके बैंक के साथ, और आज बड़े स्तर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लागू किया जा रहा है क्रमवार तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि हंगर ना रहे। हंगर होने की वजह से ही बड़े स्तर पर कुपोषण होता है। अब यहाँ पर मैं एक बात और सुधार देना चाहता हूँ। सरकारों की नीतियों में समय दर समय कमी रही। कमी में यह रहा कि हमने कैलोरीज़ को बहुत ही टेक्निकल सेंस में लिया कि कितनी कैलोरीज़ ज़रूरी हैं शहरी स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर आपको मजबूत रहने के लिए। हमने 2100 और 2400 कैलोरी का एक आंकड़ा तैयार कर लिया, जो कि मिनिमम होना ही चाहिए, और 4000 कैलोरी के अराउंड हैं तो फिर आप बिल्कुल ठीक हैं। इस आंकड़े के तहत हमने भोजन दिया, कैलोरीज़ आ गई। मैं अब आपसे एक बात करता हूँ। आप चावल खाते हैं, उसमें अच्छी खासी स्टार्च है, कैलोरी तो आपके पास फिर भी आ गई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इससे बीमारियाँ कंट्रोल नहीं होती। कैलोरी इम्पॉर्टेंट उतनी नहीं जितनी बैलेंस्ड डाइट है, यानी कि प्रोटीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी में ब्लड बनना, यानी कि कैल्शियम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ये चीज़ें सफ़र करेंगी तो आपकी कैलोरीज़ आपको बचा नहीं पाएंगी। इसलिए मल्टीविटामिन्स यानी कि वाइटल मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन इम्पॉर्टेंट, फैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो धीरे धीरे सरकार अब बदलती है नीतियों को। उसमें फूड सिक्योरिटी में केवल आपको पेट भरने योग्य अनाज ही नहीं, अनाज न्यूट्रिशियस भी हो, इसको लेकर के प्रयास चल रहे हैं। यही कारण है कि मिड डे मील स्कीम के तहत सरकार के द्वारा दूध भी उसमें जोड़ा गया, मीठी चीज़ें भी जोड़ी गई, और कोशिश की गई कि प्रोटीन के रूप में दालें अधिकतर दी जाएं। और मैं आपको बताऊं, मल्टीविटामिन के पर्सपेक्टिव के तहत सब्जियां भी जोड़ी गई हैं, नहीं तो पहले दाल और चावल बना करता था। तो इन चीज़ों में सुधार धीरे धीरे हो रहे हैं। इसी तरह से इन बच्चों की मृत्यु ना हो तो हमें हंगर के साथ साथ कुपोषण पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब हम आंकड़ों पर जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये अमूमन वो बच्चे हैं जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से सफ़र हो रहे हैं, जिनमें जन्मजात ही कुपोषण की कमी रही, जो कमज़ोर रहे। और उसका कारण हमने पाया उनकी माताएं कुपोषित थीं, और माताओं के कुपोषण का कारण पता लगाया
तो वो अपने लंबे समय एडोलेसेंट एज के समय से ही कुपोषित रहीं। जब वो फर्टाइल होनी शुरू हुई उस उम्र से ही वो कुपोषित रहीं। आगे संतान भी उस तरह से कुपोषित होने लगी। ये समस्या रही, चाहे वो स्टंटेड चाइल्ड हों, छोटे कद के चाइल्ड हों, या वेस्टेड चाइल्ड हों जिनका वजन कम हो। इस तरह की संतानों का जन्म हुआ और ये 1 बरस से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसकी जड़ें ढूंढी गई तो कारण माताएं बनी, और उसकी जड़ें ढूंढी गई तो कारण समाज बना, और उस समाज के कारणों को पता लगाया तो पता ये लगता है कि पितृप्रधान समाज में सन प्रेफरेंस नीति पालन होती है। ऐसे में बेटे को प्राथमिकता अधिक है। समस्या तब जघन्य हो जाती है, तब बहुत ही बड़ी हो जाती है, जब आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, आपकी आर्थिक परिस्थितियां सीमित हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दूध का एक ही गिलास है, फिर आप चयन करते हैं कि इसे अब किसे देना चाहिए, योग्य कौन है। जब योग्यता की बात आती है तो पुत्र को योग्य माना गया है, पुत्री को नहीं। और फिर वो जब उसके हिस्से जाता है तो ये बड़े स्तर पर माल न्यूट्रिशन रह जाती है। यही कारण एजुकेशन के क्षेत्र में भी आता है। इसकी कॉस्ट पे पुत्र को एजुकेशन दी जाती है, तो इसमें एक लैक ऑफ अवेयरनेस भी आती है। ये लैक ऑफ एजुकेशन ही है पुत्री के स्तर पर जो कि उसकी जल्दी विवाह कर दिया जाता है। जैसे ही वो, अगर तो कानूनों की पालना है, मान लीजिए जिस क्षेत्र में सरकार के दायरे मजबूत हैं 18 बरस का इंतज़ार किया जाता है। अदरवाइज़ गलत सर्टिफिकेट या गलत नाम बता करके या गलत एज बना करके, पहले ही उम्र बढ़ा करके लिखाना बचपन में ही कि 10वीं सर्टिफिकेट या किसी भी तरह से ये जल्दी 18 की दिखने लगे, 15, 16, 17 की उम्र में विवाह कर दिया जाता है। और वो 18, 19 साल की उम्र में हो सकता है 2-3 बच्चों की माता भी बन जाती हों। ऐसे में उनका शरीर अभी उसे योग्य नहीं हुआ था। दूसरा, बच्चे के पालन करने की क्षमता उनमें नहीं आई थी। तो शिक्षा की कमी की वजह से विवाह भी जल्दी होता है और इसके कारण भी उन पर बोझ अधिक पड़ता है। और सबसे बड़ा कारण, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर में डिलीवरीज ना होना, जिसकी वजह से जब आप रिपीटेटिवली संतान जन्म दे रहे हैं, नियम सरकार के कहते हैं कि 3 बरस का गैप होना चाहिए। आपको वापस से अपनी क्षमता को प्राप्त करने हेतु अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ गेन करने के लिए एटलीस्ट 3 ईयर की स्पेसिंग रखनी चाहिए। आपको बता दूं मैं, अगर आप सरकार के तहत योजनाओं का लाभ भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी 3 बरस की स्पेसिंग की बात की गई है। बहुत सारे क्षेत्रों में लोग इस चीज़ की पालना करते भी हैं। लेकिन जब आप साल दर साल संतान उत्पन्न कर रहे हैं तो आप भीतर से उतने ही कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। तो यही कारण आपस में जुड़ करके मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का भी कारण बन जाते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी नहीं होती हैं, गरीबी का कारण जिसका